बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी कैपिटल गेन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं, सिवाय उस गेन के जो एग्जाम्प्ट हो। जी भाई, वो कैपिटल एसेट नहीं होता। ठीक है, लो सर आगे चलते हैं। कैपिटल एसेट क्या है वो कहते हैं, इस बात को छोड़ें कैपिटल एसेट क्या है। जो कैपिटल एसेट नहीं है उसकी बात करें। सर कौन से कैपिटल एसेट नहीं है? सर स्टॉक कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, अमोर्टाइजेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। असल में कैपिटल एसेट्स कौन से नहीं है ये सारे बता रहे हैं इस डेफिनेशन में। हाँ, जब उसने कहा ना फलां 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 नहीं है तो कहता है पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है सिवाय इन 12 के। तो हमें समझ आ गई कि अगर वो ना की लिस्ट में कह रहा है कि सिवाय इन 12 के, तो इसका मतलब है ये 12 कैपिटल एसेट्स हैं। सर जी बात समझ रहे? लो सर आगे आ जाओ। सर कैपिटल एसेट्स कौन से हैं? शेयर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वाउचर हैं, गुडविल हैं, पेटेंट हैं, कॉपीराइट, ये सारे कैपिटल एसेट्स हैं। सर डिस्पोजल, यहाँ एसेट ना रहे या आप एसेट के मालिक ना रहो। सर कोई बंदा मर भी जाए तो भी समझा जाएगा डिस्पोजल है। अगर कोई बंदा मर जाए तो भी समझा जाएगा डिस्पोजल। सर सोल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, रिलिंक्विश्ड, एक्सपायर, सर लफ्ज मुख्तलिफ लिखे हुए हैं। एक्सचेंज, कैंसल्ड, डिस्ट्रॉयड, सरेंडर, ट्रांसफर, रिडीम्ड, लॉस्ट। सर ये 11 बातें लिखी हुई हैं। सर ये कैपिटल एसेट्स अलहदा चीज़ है, ये डिस्पोजल की बात कर रहे थे ना हम, तो ये सारे लफ्ज हैं डिस्पोजल के स्कोप में आते हैं और मतलब एक ही है, या एसेट ना रहे या आप एसेट के मालिक ना रहो। सर जी आगे चलते हैं। कोई बंदा फौत हो जाए तो भी समझा जाएगा डिस्पोजल हो गया। आप बिजनेस एसेट को पर्सनल में यूज कर लें तो भी समझा जाएगा डिस्पोजल हो गया। बिजनेस एसेट डिस्कार्ड हो जाए या सीज हो जाए तो भी समझा जाएगा डिस्पोजल है। अ डिस्पोजल शैल इंक्लूड द डिस्पोजल ऑफ अ पार्ट ऑफ एन एसेट। सर बिजनेस एसेट क्या है? बिजनेस एसेट मीन्स एन एसेट हेल्ड होलली और पार्टली फॉर यूज इन द बिजनेस इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड एंड डेप्रिशिएबल एसेट। सर होली या पार्टली बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा बिजनेस एसेट है। पर्सनल एसेट तो वो है जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल हो। सर अगर कोई गाड़ी मतलब लॉट कर दिया बिजनेस से की है किसी पर्सन को, लेकिन उसे दी नहीं है कि तुम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो बिजनेस एसेट नहीं होगा। सर जी एक गाड़ी वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, बिजनेस ने किसको दे दी है? एम्प्लॉय को दे दी है। ओनरशिप किसकी रही है? फिर बिजनेस एसेट हुआ ना। सर वो पर्सनल, मैंने आपको पहले ये बात हुई है सैलरी के चैप्टर में, वो क्यों दे रहे हैं? तो बेनिफिट काम के एवज ही दे रहे हैं ना सर। आगे चलते हैं सर। सर अगर एक कंपनी ने गाड़ी एम्प्लॉय को दी हुई है तो वो बिजनेस एसेट रहता है। सर जी ये बात ऐसे ही है चूंकि वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, मैंने 4 लाइनें बोली थी, याद है? पहली लाइन क्या थी? जो खर्चा कैपिटल एसेट के लिए खर्च हो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल होगा। जो खर्चा कॉस्ट ऑफ एसेट के लिए ना खर्च हो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल। सर
तीसरी बात ये की थी किसी और हेड ऑफ इनकम का खर्चा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होगा। चौथी बात की है any expenditure which is not allowable tax expense under the head business। सर जी ये डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, इसमें ये चार बातें हैं। जो खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में से माइनस करने की इजाज़त नहीं है वो खर्चा कॉस्ट में शामिल नहीं। सर जी अगर एक कंपनी के शेयर बेचकर हमने गेन कमाया, दूसरी कंपनी की शेयर बेचकर लॉस कमाया, तो क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएगा? अगर एक तीसरी कंपनी है जिसका गेन टैक्सेबल नहीं है तो उसका लॉस भी एडजस्टेबल। सर इस कंपनी में लॉस आ जाए ये एडजस्ट नहीं होगा। सर जी ज्वेलरी थी, इसको बेचने पर लॉस आ गया, ये भी एडजस्टेबल। सर जी डिडक्शन ऑफ लॉसेस, deduction of losses in computing the amount chargeable to tax under the head capital gain। losses की deduction in computing the amount chargeable to tax under the head capital gain। सर इसमें यही बातें लिखी हुई सारी, एक कंपनी के शेयर को बेचने पर जो लॉस आया वह दूसरे के साथ एडजस्ट कर जाएगा। अगर गेन टैक्सेबल नहीं है तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होगा। अगर आर्ट रिलेटेड आइटम है तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होगा। सर जी ये सारी बातें होगी। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल लॉस, इसमें तीन बातें कही हैं। कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात कैपिटल लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। Capital, the amount of capital loss which cannot be set off shall be carried forward to 6 tax year immediately succeeding the tax year for which the loss was first computed। वो कहता है अगर कैपिटल लॉस हो जाए, अमाउंट ऑफ कैपिटल लॉस जो सेट ऑफ ना हो सके, which cannot be set off shall be carried forward to 6 tax year immediately succeeding the tax year for which the loss was first computed। अगर लॉस आ गया और वो कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट ना हो सका तो वो 6 साल के लिए क्या हो जाएगा? कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। सर अगर 2012 जी भाई जो ये गोल्ड की वजह से हम लॉस होगा तो सर भी वो एडजस्ट नहीं होगा 6 साल में एडजस्ट नहीं, वो तो होना ही नहीं है एडजस्ट। सर जी जो एडजस्ट ना हो सके वो कैरिड फॉरवर्ड होगा। सर जी अगली बात है सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगर 2012 में लॉस था, 2013 में लॉस था, 2014 में लॉस था, 2015 में गेन आ गया, तो 2015 का गेन पहले किसके लॉस को एडजस्ट करेगा? पुराना लॉस हमेशा पहले एडजस्ट होता है। सर जी मैं अब पूरा चैप्टर ही आपको कराने लगा हूँ। सर 2012 के लॉस को अलग से 6 इयर्स काउंट करें और फिर 2015 का जो लॉस होगा उसके लिए अलग से करें या शाबाश भाई ने बड़ा सही सवाल पूछा और बिल्कुल ठीक है आपका इसका जवाब भी। सर जी 2012 का लॉस 2018 तक चलेगा, 2013 का लॉस 2019 तक चलेगा, 2014 का लॉस 2020 तक चलेगा। इसका एक तरीका होता है जिस साल में लॉस आया वो साल शामिल ना करो, आगे से 6 साल काउंट करने लग। 12 है, 12 को छोड़ दो, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक चलेगा, 18 तक एडजस्ट हो। क्लियर होगी भाई बात? लो सर लॉस ऐड नहीं होंगे? पहले इस साल में लॉस है, दूसरे साल में भी लॉस है, तो वो ऐड हो जाएंगे? ऐड कर लें लेकिन उसको अलग-अलग से सेग्रीगेट करें। टोटल लॉस इतना है, 2012 का इतना, 13 का इतना, 14 का इतना, उसको अलग-अलग लिखा था, टोटल नहीं होता। सर कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, यही बात हुई है, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम होगी। अगर प्लॉट है तो 6
6 साल तक होल्ड किया है तो टैक्स लगेगा। सर उसने तरीका ये बताया कि सबसे पहले गेन कैलकुलेट करो, दूसरे नंबर पे होल्डिंग पीरियड देखो, तीसरे नंबर पे टैक्स कैलकुलेट करो। होल्डिंग पीरियड 1 साल होगा तो टैक्स और लगेगा, 2 साल होगा तो टैक्स और लगेगा, 3 साल होगा तो टैक्स और लगेगा, ऑनवर्ड 6 साल होगा तो टैक्स और लगेगा। सर gain arising on disposal of immovable property by a person in a tax year shall be chargeable to tax as a separate block on the basis of holding period in that year under the head capital gain at the following rates: holding period, open plot, constructed property और flat। सर होल्डिंग पीरियड जो है 1 साल, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ओपन प्लॉट होगा तो 6 सालों तक टैक्स लगना है और 6 साल बाद एग्जाम्प्ट। सर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी तो 4 साल बाद एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट क्या मतलब टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए टैक्स नॉट टैक्सेबल। सर फ्लैट होगा तो 2 साल बाद नॉट टैक्सेबल। यार मेरी बात समझ आ गई है? सर जी आगे आ जाइए ज़रा, पहले बात यू फोन की सिम और डीवीडी की कर लेते हैं। सर यू सिम डीवीडी 7 चीज़ें सिक्योरिटी है, 8वीं कोई चीज़ सिक्योरिटी की डेफिनेशन में शामिल नहीं। सर सिक्योरिटी पर गेन आ जाए तो टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक आइटम होता है, इस पर लॉस आ जाए तो सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के साथ ही एडजस्ट होता है। अभी पढ़ाता हूँ, बल्कि कल पढ़ाया भी था। सर 1 जुलाई 2022 के बाद शेयर खरीदे हैं, 1 जुलाई 2022 के बाद सिक्योरिटी खरीदी है तो 15%, उससे पहले खरीदी है 12.5%। सर जी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी है तो हमने क्या पढ़ाया था सर? सर जी ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। दूसरी क्या बात बताई थी? होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना, तो जिस साल खरीदा है वहां से शुरू करो, जिस साल खरीदा है वहां से शुरू करो। सर होल्डिंग पीरियड शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। दूसरा कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ एनी सिक्योरिटी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ FIFO inventory method. Sir, capital gain arising on the disposal of security shall be computed on the basis of FIFO inventory method. However, it shall not apply in respect of sale of share purchased on the same trading day. Sir, apply नहीं होगा in respect of sale of shares purchased on same trading day. In that case, gain and loss shall be computed by applying the average method. एफको मेथड। क्या बात हुई थी? 1 तारीख को शेयर खरीदा, 2 तारीख को शेयर खरीदा, 3 तारीख को बेच दिया। जो 3 तारीख को बेचा क्या समझा जाएगा? 1 तारीख वाला बेचा या 2 तारीख वाला? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तो बात यही है ना। लेकिन अगर 2 को खरीद कर 2 को ही बेच दिया तो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं लगेगा, बल्कि एवरेज मेथड लगेगा। सर आगे देखिएगा, लॉस सस्टेन्ड बाय द पर्सन अंडर डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन ऑफ अ पर्सन। सर जी अगली बात यह है कि सर अगर सिक्योरिटी को बेचने पर लॉस आ गया तो वो एडजस्ट होगा सिक्योरिटी को बेचने पर। सर सिक्योरिटी में सिर्फ 7 चीज़ें आती हैं, उन 7 चीज़ों को बेचने पर लॉस आया तो उन 7 चीज़ों को बेचने पर जो गेन आया होगा ये लॉस उसी गेन के साथ एडजस्ट होगा, और अगर ना एडजस्ट हो सका तो 3 साल तक कैरेड फॉरवर्ड हो जाएगा। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? लो सर, सर जी मैं आपको ना जितनी अब तक मैंने रिवाइज कराया है इस सबको मैं एक शीट पे ले आया हूँ, देखना।
जब भी कोई सवाल आपको आए, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये देखना है ये एसेट कैपिटल एसेट भी है या नहीं। दूसरे नंबर पे क्या देखना है, डिस्पोजल हुआ या नहीं हुआ। अगर डिस्पोजल नहीं हुआ तो डीम्ड इनकम है। यार कल पढ़ा है डीम्ड इनकम कैपिटल एसेट है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, होल्ड की भी समझा जाएगा कि जैसे उससे इनकम आ रही है कितनी, 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, और उसका 20% टैक्सेबल होगा, यानी 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो टैक्स लगेगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? लो सर, अगर तो डिस्पोजल नहीं हुआ तो डीम्ड इनकम है, अगर डिस्पोजल हुआ है तो देखा जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर है। सर जी ये क्रक्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखा जाएगा गेन है या अगर सिक्योरिटी है, नहीं सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखा जाएगा गेन है या लॉस। अगर लॉस, सर जी बताया ना आपको, गेन कैलकुलेट करेंगे, होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे, उसकी बेस पर टैक्स लगेंगे। अगर लॉस हुआ, याद रखें मूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्टेबल होता ही नहीं है, किसी चीज के साथ भी नहीं होता। सिक्योरिटी पर भी गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। अगर गेन आ गया तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, अगर लॉस आ गया तो ये एडजस्टेबल अगेंस्ट सिक्योरिटीज ओनली, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 3 साल तक कैरेट फॉरवर्ड होगा। सर जी अगर अदर कैपिटल एसेट थे, देखेंगे गेन आया या लॉस आया। अगर गेन आया तो टैक्सेबल होगा, अगर लॉस आया तो देखना पड़ेगा ये आर्ट रिलेटेड आइटम है या अदर है। अगर आर्ट रिलेटेड आइटम होगी तो एडजस्टेबल नहीं होगा, और अगर अदर हुआ तो एडजस्टेबल होगा कैपिटल गेन के साथ, तो कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा 6 साल के लिए। ये मैंने आपको सारा क्रक्स बता दिया सर। ये स्लाइड लाजमी ग्रुप में शेयर होगी। अगर आप इसको नोट करें तो ये आपके जहन में इसी तरह ही उतरता जाएगा। मैक्सिमम यही चीज़ें हैं सर, सारी लिख दी हैं एक स्लाइड पे। बस यहाँ पर लिखना अगेंस्ट गेन ऑन सिक्योरिटीज, और यहाँ पे लिखना एडजस्टेबल ऑन कैपिटल, एडजस्टेबल अगेंस्ट कैपिटल गेन। जी भाई सवाल था कोई? कैपिटल गेन न्यूमेरिकल में आएगा, ये सैलरी के साथ आएगा या फिर बिजनेस वाले न्यूमेरिकल? किसी के साथ भी आ सकता है, किसी अकेला भी आ सकता है। वैसे सर 2-3 में न्यूमेरिकल होते हैं ना, एक तो सेल में से आते हैं और 2 इधर से आते हैं सैलरी और बिजनेस। सर जी किसी एरिया में से भी सवाल आ सकता है सर, ये तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें से आए, किसी एरिया से भी सवाल आ सकता है सर। ठीक है, अकेला भी दे देगा, किसी भी एरिया को प्रॉपर्टी के साथ मर्ज कर देता। इमूवेबल प्रॉपर्टी को पहले किराए पे दिया हुआ था, बाद में बेच दिया, तो जो किराए पे दिया हुआ था वो प्रॉपर्टी के एंड में आएगा, जो बाद में बेचेगा वो कैपिटल के एंड में। नहीं, एनटीआर है सर। ये जब खाली टैक्सेबल लिखा होता है तो अंडरस्टूड है कि ये एनटीआर। सेपरेट ब्लॉक आइटम की तो है ही वो 5 बातें। ठीक है सर। और सर वैसे समझ आ गई है?
ज़रा पूरा स्केच क्लियर हो गया कि जो मैं आपको अब से पढ़ा रहा हूँ मैंने फिर शुरू से पढ़ा के यहाँ तक ला के रोकी है बात। सर जी आगे एक बात और आपसे करनी है, वो कर दूँ शुरू? यार मेरे पास ना 10 लाख रुपया था। मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैं ना स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसका क्या तरीक़ेकार है? उसने मुझे कहा कि भाईजान इसका अकाउंट खुलता है, आप सबसे पहले जाएंगे एक ऐसी कंपनी के पास जो कि जिनके पास अकाउंट खुलता है स्टॉक एक्सचेंज से। तो मैं एक कंपनी के पास गया, उसका नाम था JS सिक्योरिटीज़, और एक और कंपनी के पास गया जिसका नाम था KASB सिक्योरिटीज़। इन दोनों में मैंने अकाउंट खुलवा लिया, जैसे बैंक अकाउंट नहीं खुलता वैसे अकाउंट खुल गया। अकाउंट खुल गया और जब अकाउंट खुला तो पैसे जो है वो मैंने उसमें डाल दिए, पैसे डाले, पैसों से मैंने शेयर ख़रीदने का शुरू कर दिया। मेरे दोस्त ने मुझे एक मशवरा और दिया था, कहता था यार ज़रा ध्यान से ना, मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर लदा है, सीमेंट सेक्टर लदा है, इंजीनियरिंग सेक्टर लदा है, IT सेक्टर लदा है। हर सेक्टर के रिस्क एंड रिवॉर्ड डिफरेंट होते हैं। मुझे याद है जब कोरोना आया था ना तो सारे सेक्टर्स के शेयर की कीमत कम हो गई थी, IT सेक्टर की कीमत बढ़ गई थी। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड मुख्तलिफ होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर जो अगर हुकूमत जो है वो उसको इजाज़त दे दे तो कंस्ट्रक्शन उसकी कंपनियों के शेयर बढ़ने लग जाते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री के शेयर ऊपर चले जाते हैं। सर जी समझ आ रही है? अभी आजकल काइबर जो आजकल रेट जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बैंक के शेयर्स बेचारे बिल्कुल लुढ़के में नीचे आए हुए हैं। तो मुख्तलिफ सेक्टर्स का मुख्तलिफ रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। उससे मुझे बताया यार एक मशवरा दूँ, लालच ना करी, ये ना हो कि एक ही कंपनी के सारे शेयर ख़रीद लें कि इसका शेयर बढ़ना है, बाद में अगर वो कम हो गया तो सर उसका तरीका ये होता है कि आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो और एक पोर्टफोलियो बनाओ। मैंने कहा क्या? कहता पोर्टफोलियो। मैंने कहा भाई पोर्टफोलियो क्या होता है? कहता है शेयर्स की फ्रूट चाट। एक टाइप के शेयर नहीं रखने, मुख्तलिफ सेक्टर, कुछ बैंक के शेयर्स रखो, कुछ इंश्योरेंस के रखो, कुछ IT के रखो, कुछ सीमेंट के रखो, तो वो फ्रूट चाट बन जाएगी सर। अगर इंटरेस्ट अगर तो फायदा हो जाए तो मीठा है, नहीं तो बड़ा ही कोड़ा है भाई। मेरा तो कोड़े का तजर्बा है। अच्छा मैंने स्टॉक एक्सचेंज से आज तक जो कमाया ना वो यही है जो पढ़ा के, जो उससे तजर्बा लेके पढ़ा दिया। स्टॉक एक्सचेंज से नहीं आज तक कमाया। लो सर, शेयर्स मैंने ख़रीद लिए मुख्तलिफ। जी भाई नहीं सारे नहीं डूबे, अक्सर डूब गए। अच्छा आपने अब ये बात छेड़ दी है, मैंने 2 बार इन्वेस्ट किया यार। पहली बार इन्वेस्ट किया था जब मैं आर्टिकल्स में था, तो हम 4-5 लोग थे मिलके, उन्होंने एक वो खोल लिया, अकाउंट खुलवा लिया और वहाँ से हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते थे। कभी मैं देख लेता, कभी दोस्त, कभी कोई यार ख़बर सुनी है इसके शेयर बढ़े चलो ख़रीद लो। उस सारों ने मिलके कोई लाख रुपए का ही वो किया था। खैर 10 साल पहले लाख रुपया फिर भी एक रीज़नेबल अमाउंट थी।
तो वो ऐसे चल रहा था। फिर उसके बाद ना कुछ अर्से बाद मैंने कहा नहीं यार, पैसे भी कमा रहा था, मैंने कहा यार मैं खुद करता हूँ। मैंने एक कंपनी के साथ वो करके अकाउंट खुलवा के, हाइनून प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वो कंपनी थी, और उसके थ्रू अकाउंट खुलवाया और पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और फिर मैं शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू कर दी। मेरे एक मामू का बेटा था, वो कहता था यार मैं तो जब दफ्तर में ही बैठता हूँ भाई, ये काम ध्यान से करो, बड़ा चौकस काम है। तो मैं कहता चलो ठीक है यार, तुम कर रहे हो ना, चलो मैं भी साथ कुछ पैसे इसमें लगा देता। मैंने काफ़ी पैसे उसमें लगा दिए, और वो जब मेरे पैसे बढ़ते गए तो एक टाइम आया, मैं असल में उसमें उस वक्त कमा रहा था। ज़ाहिरन तो मेरे जो सामने इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि मैंने एक शेयर 26 का ख़रीदा है, वो इस वक्त 28 का है, तो मैं खुश होऊंगा ना कि यार 2 रुपये बढ़ गए एक दिन में। तो मैंने अगर 10,000 शेयर खरीदे होंगे तो मुझे हुआ यार 20,000 रुपये सही हो गया। तो पॉइंट ये था, वहाँ तक हर चीज़ ठीक थी, लेकिन वो बात है ना कि बाद में कमेटी वाली माई निकल गई। वो जिस हाइनून प्राइवेट लिमिटेड में मैंने इन्वेस्ट किए, जिसके ज़रिए मैंने शेयर्स खरीदे हुए थे ना, वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई। पहले कमेटी नहीं निकलती थी, फिर जो तो कमेटी निकली तो कमेटी वाली माई निकल गई। तो भाई मेरा पहले मुझे समझ नहीं थी, तो मैंने पहली बार जब दोस्तों के साथ मिलके गया था तो उसमें नुकसान हुआ था। फिर बाद में मुझे समझ आ गई, फिर जब मुझे उसमें फ़ायदा होने लगा तो जिस कंपनी के वाया किया था वो कंपनी निकल गई। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे रास नहीं है ये वाला काम, मैंने फिर छोड़ दिया। बहरहाल बेहतर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज। भाई मुझे नहीं समझ आया भाई। ये हराम नहीं, स्टॉक एक्सचेंज हराम नहीं, वो ट्रेडिंग हो रही है। इट इज़, वो शेयर्स आर बैक्ड बाय द एसेट्स। मेरे पास अगर नेस्ले के शेयर्स हैं तो भाई नेस्ले की कंपनी है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में बिक रही हैं, इसमें क्या मसला। आराम वाला फैक्टर वहाँ पर आता है जहाँ पर कुछ हो ही ना, बैक पर कुछ ना हो। सर जी इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ीद बातें हैं, हम वापस आ जाते हैं। सर जी मैं आपको अपनी बात सुना देता हूँ। सर 3 सेक्टर शेयर ले लिए थे, बैंक का, सीमेंट का और इंश्योरेंस का। जब शेयर्स खरीदे तो शेयर अच्छे से चल रहा था मामला। हुआ क्या, बैंक का जो शेयर था ना यार, वो खरीदा तो था मैंने 100 रुपये का, अब 130 का हो गया और मैंने बेच दिया, 30 रुपये का गेन कमा लिया। सीमेंट का शेयर था, सुनना बड़ी काम की बात करने लगा। सीमेंट का शेयर था, ये खरीदा तो मैंने 110 का था, लेकिन इस वक्त ये ईयर एंड पर इसकी मार्केट वैल्यू 95 हो गई थी, फेयर मार्केट वैल्यू। मुझे बताइए मुझे कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? सर मुझे लॉस नहीं हुआ, लॉस हुआ ही नहीं, गेन हुआ ही नहीं। और यार गेन तो डिस्पोजल के साथ मशरूत है ना, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। तो सर डिस्पोजल तो हुआ ही नहीं, ये तो ईयर एंड पर फेयर मार्केट वैल्यू निकली है। इसका मतलब है कुछ भी गेन लॉस नहीं हुआ, चूंकि अभी बेचा ही नहीं है। सर जी ये कॉन्सेप्ट पक्का हो गया है?
अब अगली बात सुनना, सर बेच दिया। मैंने कहा 9, अब गौर से सुनना, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा सीमेंट वाला शेयर 95 का हुआ है, बैंक वाला शेयर 130 का हुआ है। मैं बैंक वाला शेयर बेच के 30 तो कमा लिए हैं, लेकिन सीमेंट वाला शेयर अगर मैं अभी बेच दूं तो मुझे 15 का लॉस हो जाएगा। और ये वाला लॉस क्या इस गेन के साथ एडजस्ट होगा? और यार एडजस्ट होगा या नहीं होगा? खुदा के बंदे, अभी पढ़ा है मैंने, एक कैपिटल लॉस दूसरे कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। सर ये एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो गया तो मुझे कितनी अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा? मैंने ये सोचा कि यार 15 रुपए का लॉस आ जाएगा, वो 30 के साथ एडजस्ट हो जाएगा, मैं 2 हफ्ते बाद दोबारा सीमेंट का शेयर खरीद लूँगा। मैंने टेक्निक सोची कि मैं टैक्स बचा लूँ। अब मुझे 30 रुपये पे टैक्स नहीं देना पड़ा, कितने पे टैक्स देना पड़ा? और यार मेरी बात समझ आ रही है? ये असल गेम मैंने सोची। सर जी इसका नतीजा ये निकला, सीमेंट में लॉस था, बैंक में गेन था, एडजस्ट किया, 15 का गेन आया, इस पे टैक्स दिया। और जब मैंने दोबारा शेयर खरीदा ना वो 95 का, तो टैक्स वाले अलर्ट हो गए, कहते हैं मैं उल्लू बना रही हूँ, शेयर बेचा है और उसके बाद दोबारा खरीद लिया। इसका मतलब है असल में तुमने बेचना ही नहीं था, तुमने सिर्फ इसलिए बेचा है कि अपने टैक्स को कम कर सको, टैक्स को बचा सको। हम तुमको ये वाली एडजस्टमेंट अलाउ ही नहीं करेंगे और तुम्हें 30 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, मुझे वजह तो बताओ। कहता तुमने कोहाट सीमेंट का शेयर बेचा था 95 का और फिर दोबारा 2 हफ्ते बाद कोहाट सीमेंट का शेयर ही खरीद लिया है। इसका मतलब है असल में तुम ये शेयर बेचना नहीं चाहते थे, तुमने जानबूझ के बेचा था कि लॉस आ जाए, लॉस तुम गेन के साथ एडजस्ट करो और जो तुम्हारा टैक्स है वो कम अमाउंट से कैलकुलेट हो। यही चाहते थे ना तुम? मैं कहा जी सर। कहता है भाई आपको ये वाली एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। सर अगर अगली बार वो फौजी सीमेंट पूरी बात करनी। अब इससे अगले स्टेप यही वाली बात भी यही है। बाई चांस उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। मैंने कहा अच्छा जी जैसे आप कहते हैं, उनकी बात मान ली और मैंने बेचा तो कोहाट ही, तो फिर खरीद जो लिया वो ये वाला सीमेंट नहीं खरीदा बल्कि फौजी सीमेंट खरीद लिया, वो 98 का था। ठीक हो गया? सर जी गौर करना, मैंने शेयर बेचा और फिर टैक्स वाले आ गए, कहते तुमने फिर बेच दिया। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, तुमने मुझे कहा था ना सेम शेयर नहीं खरीदते, मैंने अब सेम नहीं खरीदा, मैंने 15 का ये बेचा, 95 का बेचा, 15 का लॉस आ गया, ये इसके साथ एडजस्ट किया। फिर मैंने कोहाट सीमेंट का शेयर नहीं खरीदा, फिर मैंने फौजी सीमेंट का शेयर खरीदा। कहते इतने सियाने ना बनो। पोर्ट कहता है सेक्टर तो सेम है ना, सेक्टर तो सेम है ना, तुमने सेम सिक्योरिटी नहीं खरीदी, सिमिलर खरीदी है। उल्लू किसको बना रहे हो? तुम्हें ये वाली एडजस्टमेंट माइनस करने की इजाजत। सर जी मेरी बात समझ आ गई है? सर पहला केस जब मैंने सेम सिक्योरिटी खरीदी उसको कहते हैं वॉश सेल। दूसरा केस जब मैंने सिमिलर सिक्योरिटी खरीदी ऑफ द सेम सेक्टर उसको कहते हैं टैक्स स्वैप सेल। आपके साथ पढ़ने लगा हूं। Where capital loss relies on the disposal of specific security by the investor is preceded or followed in 1 month period by purchase of the same security। आपने एक बार सिक्योरिटी बेचकर लॉस रियलाइज किया और
एक माह के अंदर अंदर सेम सिक्योरिटी खरीद ली, एक माह के अंदर अंदर सेम सिक्योरिटी खरीद ली और अपना पोर्टफोलियो क्या रखा, मेंटेन रखा। इसका मतलब है कि कैपिटल लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा अगर परचेज और सेल जो की गई है वो एक माह के अंदर अंदर की गई है। शेयर बेचने के एक माह के अंदर अंदर दोबारा खरीद लिया, अगर एक माह के अंदर अंदर खरीदा है तो फिर इसको वॉइस सेल कहा जाएगा, और अगर वॉइस सेल होगी तो फिर इसके हवाले से जो लॉस होगा वो एडजस्ट आगे आ जाओ टैक्स स्वैप सेल की तरफ। वेयर द इन्वेस्टर हैविंग रियलाइज्ड लॉन ऑन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, इन्वेस्टर को लॉस आ गया पर्टिकुलर सिक्योरिटी के ऊपर, उसने उसको रीपरचेज, सेम सिक्योरिटी नहीं खरीदी, सिमिलर सिक्योरिटी खरीद ली। कोहार्ड सीमेंट नहीं खरीदा, फौजी सीमेंट खरीद लिया। अब उससे हुआ क्या, उसने पोर्टफोलियो भी मेंटेन रखा और दस नॉट ओनली रिड्यूसेस द टैक्स, और टैक्स भी बचा लिया। सर इस केस में वो कहता है इस पर भी जो लॉस होगा वो गेन के साथ एडजस्ट। सर जी ये बात समझ आ गई। और तीसरी बात, क्रॉस ट्रेड क्या है? क्रॉस ट्रेड क्या है? सर where an investor maintains accounts with two related brokerage houses and transfer his securities from one account to another, the capital loss shall not be recognized. सर एक बंदा था, उसने क्या किया, दो सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलाए हुए थे, JS सिक्योरिटी में भी और KASB सिक्योरिटी में भी। अपने शेयर JS सिक्योरिटी से निकाल के KASB सिक्योरिटी में ट्रांसफ़र कर दिए और कहता है डिस्पोजल हो गई है, मुझे लॉस आ गया। आप मुझे बताएं, आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे आए तो क्या समझा जाएगा कि डिस्पोजल हो गया है? नहीं। सर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर जाएं तो समझा जाएगा डिस्पोजल हो गया है? द आंसर इज नो, इसे डिस्पोजल नहीं समझा जाएगा और इस पर लॉस अराइज ही नहीं होगा कि वो कैपिटल गेन को एडजस्ट कर सके। वो लोग क्या करते थे, एक सिक्योरिटी जो है उसको अपने ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके कह दिया लॉस आ गया, इस लॉस को अपने गेन के साथ एडजस्ट कर लेते थे। उसने कहा बेटा जी डिस्पोजल ही नहीं हुआ तो लॉस किधर से आना और लॉस एडजस्ट कहाँ से होना? यार मेरी बात समझ आ रही है? सर जी वेयर एन इन्वेस्टर मेंटेन्स अकाउंट विद टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेज एंड ट्रांसफर्स हिज सिक्योरिटी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, then the capital loss shall not be recognized. This means that the disposal of security to any outsider is considered as जी भाई ये डिस्पोजल है तो अब चले गए ना, दोस्त को ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप उधर चलेगी। सर जी क्रॉस ट्रेड आ गया, टैक्स स्वैप सेल आ गया और वॉइस सेल आ गया। क्या ये तीनों समझ आ गए? यस और नो? कैपिटल गेन का ये वाला हिस्सा बहुत अच्छे से क्रैम करना है आपने। मैंने जितनी भी स्टोरीज सुनाई इसका असल मकसद ये था कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं जिसके बाद रट्टा लगाने में आसानी हो। सर ये सारी बातें बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पर अप्लाई नहीं होती। सर जी आपने कैपिटल गेन पर टैक्स पे कब करना होता है? वो कहता है कैलकुलेट तो करना होता है आपने कैपिटल गेन पर टैक्स। पता है कैसे? 6 माह तक जो शेयर्स होल्ड किए उस पर टैक्स की कैलकुलेशन अलहदा करो, 6 माह से ज़्यादा जो 6 माह से 1 साल तक जो सिक्योरिटी होल्ड की उस पर टैक्स की कैलकुलेशन अलहदा करो। वो कहते हैं एवरी इन्वेस्टर शैल कैलकुलेट टैक्स ऑन कैपिटल गेन राइजिंग ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर अ पीरियड
अप टू 6 मंथ, 6 साल तक होल्ड, 6 माह तक होल्ड किया है, उस पर जो टैक्स बना है वो अलहदा कैलकुलेट करें। 6 माह से 1 साल तक जो जिसका होल्डिंग पीरियड था उस पर टैक्स अलहदा से कैलकुलेट करें। आफ्टर द एंड ऑफ ईच टैक्स ईयर एट अ प्रिस्क्राइब रेट। हर इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल एक ई स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फाइल करेगा। आपको मैं बताता चलूँ, इंडिविजुअल के अलावा बाकी एक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट फाइल करेंगे एफपीआर को, जिसमें वो उन्होंने क्वार्टर में जितनी ट्रांजैक्शन की होगी उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। क्वार्टर ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर 3 माह में जितनी ट्रांजैक्शन की होगी उसकी, 3 माह में जितनी ट्रांजैक्शंस की होंगी उसकी 3 माह ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर उसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। लाइबिलिटी टू पे ड्यू टैक्स ऑन कैपिटल गेन shall lie on investor who held the securities during period for which tax on capital gain is to be paid। वो कहता है liability to pay tax on capital gain किस पर होगा? उस इन्वेस्टर पर होगा जिसने सिक्योरिटीज हेल्ड की हैं पीरियड में फॉर विच टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज टू बी। सर जी, टैक्स तो अदा करना है उस बंदे ने जिस बंदे ने सिक्योरिटी जिसके पास थी और जिसने कैपिटल गेन कमाया। सर जी ये मैंने आपको बता दिया। सर ये ना आपके दिल में रगों में आ जाए ऐसी तैसी आपका सवाल कहीं नहीं जाता। सर जी एक क्वेश्चन करते हैं ट्रायल बेस पर, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास पेपर इंशाल्लाह कल करा के ये चैप्टर ख़त्म करा दूंगा। सर आज वेडनेसडे है ना, कल थर्सडे, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सर जी शहबाज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल earned rupees 7 lakh from the sale of asset as shown below। शहबाज ने जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है कितने पैसे कमाए? 7 लाख रुपया कमाया। कहाँ से? सेल ऑफ एसेट्स में। सर कैसे 7 लाख कमाया? अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 5 लाख के, बेचे 9 लाख के, गेन हो गया 4 लाख का। एक पॉइंट पड़ा, रुक गए। स्टेप नंबर 1 देखेंगे क्या ये कैपिटल एसेट है? यस। स्टेप नंबर 2 देखेंगे क्या डिस्पोजल है? यस। स्टेप नंबर 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर। अनलिस्टेड कंपनी है तो हम इसको अदर में ले जाएंगे। फिर देखेंगे गेन या लॉस? गेन। सर जी गेन है तो फिर टैक्सेबल अंडर एनटीआर ये 4 लाख जो है वो टैक्सेबल हो। और यार मुश्किल बात तो नहीं है। ज्वेलरी की बात कर लें, 7.5 लाख की खरीदी और 14 लाख की बेची, 6.5 लाख का गेन हो गया। साढ़े 7 लाख की ज्वेलरी खरीदी और 14 लाख की बेच दी, 6.5 लाख का गेन हो गया। स्टेप सर जी शुरू तो स्टेप 1 कैपिटल एसेट है, डिस्पोजल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर ज्वेलरी है, अदर गेन है या लॉस है? गेन है, टैक्सेबल हो अंडर एनटीआर। सर तरतीब समझ आ रही है? तीसरा केस स्कल्पचर 4 लाख का खरीदा था, 3 लाख का बेच दिया, 1 लाख रुपए का लॉस है। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, स्टेप 2 डिस्पोजल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर, गेन या लॉस, आर्ट रिलेटेड या अदर, इसका लॉस नॉट एडजस्टेड। सर जी बात समझ आ रही है? केस नंबर 4 देखिए, केस नंबर 4 देखिए। सर जी केस नंबर 4 देखिए। शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी 13 लाख का खरीदा था, 12 लाख का बेच दिया, 1 लाख का लॉस आ गया। स्टेप नंबर 1 परचेज कितने का किया?
स्टेप नंबर 2 बेचा कितने का? अच्छा ज़रा उधर ही आ जाए अपने, मैं तो ये कैपिटल गेन की बता रहा था। सर स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है या नहीं है? स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल है या नहीं है? सर जी अब देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर? सर प्राइवेट कंपनी है सर। सिक्योरिटी में इस कायनात में सिर्फ 7 चीजें जो सिक्योरिटी में आ सकती हैं। यू सिम डीवीडी, वो 7 एक याद करनी है, वो 12 एक याद करनी है। वो याद करेंगे तो फिर आपको बाकी चीजें अंडरस्टैंड होंगी। तो भाई अगर सिक्योरिटी नहीं पता होगी तो कंफ्यूज रहोगे कि सिक्योरिटी में आना है या अदर में आना है। अदर में आ गए, देखिएगा गेन है या लॉस है। अब आर्ट रिलेटेड या अदर है? अगर आर्ट रिलेटेड वाले 12 पॉइंट याद होंगे तभी कह पाओगे ना ये आर्ट रिलेटेड नहीं है, अदर है। सर ये अदर है, लॉस आ गया। सर ये एडजस्टेबल विद कैपिटल गेन है, नहीं तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड। तो यार समझ आ गई है, मुश्किल तो नहीं लगा। सर E2 सर ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम है आपकी, होम असाइनमेंट है। E2 भी और E5 का पॉइंट A भी, ये 2 नोट कर लें। ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, ये आप घर से करके आएंगे। सर चैप्टर नंबर 5 में जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम है उसकी बात करें। तो सर अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।